बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को जहां दीगर मसाइल का सामना है, वहां पे एक बहुत बड़ा मसला इत्तेहादियों की नाराज़गी है। इमरान खान से कभी काफ लीग नाराज़ हो जाती है, और अगर हम अभी देखें तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरपर्सन अख्तर मेंगल साहब इमरान खान से नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है पीटीआई के लिए ख़त्म कर दी है। अख्तर मेंगल साहब ने यह सपोर्ट इसी हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली के इजलास में ऐलान किया इस सपोर्ट ख़त्म करने का, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से दोबारा की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि अब हुकूमत में जाना मेरे बस की बात नहीं है। तहरीके जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस चीज़ का फैसला करेगी कि आया कि पीटीआई के साथ दोबारा इत्तेहाद में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से कमेटी बना दी है और ये कमेटी जो है इसमें परवेज़ खटक साहब फिर से मुफाहमत की बात करेंगे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जो है अपने इत्तेहाद में लाने की वापस कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है बीएनपी मेंगल जिसे कहा जाता है, इसकी बड़ी अहमियत है। कौमी असम्बली में इसकी 4 सीट्स हैं, बलूचिस्तान असम्बली में इसकी 10 सीट्स हैं और एक सेनेटर भी इनका मौजूद है, तो हुकूमत के लिए एक वैल्यूएबल नंबर है। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि इत्तेहादियों को नाराज़ करना क्या इमरान खान की हुकूमत की कमज़ोरी समझा जाए या ना तजर्बाकारी समझा जाए। आज बीएनपी मेंगल के चेयरपर्सन जो हैं, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर मेंगल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 2018 में आपने 6 नुकाती एजेंडा दिया और फिर 2019 में आपने अल्टीमेटम दिया कि हम अगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अब 2020 आ गया है जब आपने ये जाकर ऐलान किया है। क्या समझते हैं, हुकूमत की जानिब से बार बार मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दी गई और उन्होंने आपसे मुज़ाकरात भी किए, चाहे वो नईमुल हक की सरबराही में हो, परवेज़ खटक की सरबराही में हो। अब एक दफ़ा से फिर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है आप लोगों को। क्या समझते हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है आपके साथ मुज़ाकरात में? ये तमाम मामला इतना लंबा क्यों चल रहा है या इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान को आप हुकूमत से जुदा नहीं कर सकते, हुकूमत को इमरान खान से जुदा नहीं कर सकते। मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत जो है पीटीआई की है और इमरान खान साहब जो हैं पीटीआई के चेयरमैन भी हैं। तो अगर कमज़ोरियाँ हुई हैं, कोताही हुई हैं, उनकी तमाम तरह जिम्मेदारी जो है वज़ीर आज़म पर आती है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्यों बलूचिस्तान के मसले पर हमसे पहले तो ऐसा लगता था हमसे ज़्यादा उसको बलूचिस्तान की होने वाले मजालिम को उनको मालूमात है। आज प्राइम मिनिस्टर होकर उनको सब बातें क्यों वो भूल गए? और दूसरी बात कि अगर उनके इल्म में नहीं था भी तो हमने उनकी पार्टी के साथ जो मुआहदा किया था, कम से कम कभी इन 2 सालों में एक लम्हा निकाल कर उन नुकात को पढ़ तो लेते कि वो नुकात हैं क्या। और वो अगर उनके बस में भी नहीं था तो कम से कम अपने पार्टी मेंबरान को कहते, जो कमेटियां बने, कमेटी भी वो बना रहे थे ना, उनको कहते कि जी इनसे मजीद बात ना करें। 2 साल में हमें आसरे पे रखा क्यों? अख्तर मेंगल साहब, जानना ये चाहूँगा कि ये इतने मुश्किल दौर में जब हम कोरोना की वबा से गुजर रहे हैं और जब एक मुल्क को मुश्किल हालात दरपेश हैं, आपने ये फ़ैसला, इतना बड़ा फ़ैसला क्यों लिया है? क्या कोई और वक्त का तयन नहीं किया जा सकता था इसके लिए? थोड़ा सा सब्र कर लेते। हमने आज इस बात का इंतखाब नहीं किया भाई। ये डिमांड हमने हुकूमत बनने से पहले रखी थी और ये हमें पता नहीं था कि ये वबा आएगी। हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे माशी बहरान आएगा और आज ये वबा यहाँ पर आई हुई है। इससे बदतर वबा बलूचिस्तान में है। हर घर में वो वबा है, हर गांव में वो वबा है। कोई जाके उनका भी तो हाल पुरसा हो कि उनका क्या हाल है। और ये कतन नहीं कि हाँ, ज़ाहिर हुकूमत को ज़रूरत वोट की होती है और वोट या तो प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है या प्रेसिडेंटशिप का या आपके मुख्तलिफ बिल्स जो लाए जाते हैं उस दौरान या बजट के दौरान। तो क्योंकि बजट में उनको हमारे वोट की ज़रूरत है तो हम उनको इस बार हमने बहुत अच्छे अंदाज में याद दिलाने की कोशिश की है कि ये ना समझे आप जो फैसला करेंगे हम आपके जी हुजूरी में जो है चलते जाएंगे। हमारे मुतालबे हम जिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम
ने आपका साथ दिया है उनको पूरा करें। अख्तर मिंगल साहब, नज़र ये आ रहा है कि आपकी पार्टी जो गुज़िश्ता बरसों में हम देखते आए हैं, MQM जिस तरह का किरदार अदा करती थी, कभी हुकूमत के साथ शामिल हो जाती थी, कभी हुकूमत को थ्रेट करती थी कि हम अलहदा हो रहे हैं, और फिर अलहदा भी हो जाती थी, और जब अलहदा हो जाती थी उन्हें मनाया जाता था, फिर हुकूमत के साथ जाके बैठ जाती थी। तो ऐसा लग रहा है कि BNP मिंगल भी वही रोल अदा कर रही है MQM जैसा, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आप नाराज़ भी होते हैं, फिर आप मुज़ाकरात के लिए रजामंद भी हो जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है, कितनी मुमासलत है इस मामले में? ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये अपने राय नहीं दूँगा कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। आप ठहरें, इंतज़ार करें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने, आप तो आज की इस बात का सामने रख रहे हैं कि हमने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है। जिस वक्त 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत हुई थी, हमने जब फैसला किया असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का, तमाम जो हमारे इत्तेहादी थे अपोजिशन में, उन्होंने हमें मेल मिन्नतें की। हुकूमत की तरफ से हमारे दोस्तों पर दबाव आया कि आप इस्तीफ़ा वापस लें, लेकिन जेलों तक गए, इस्तीफ़े वापस नहीं लिए। लेकिन सर, इससे आपके इस इकदाम से PTI पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, और जिन माशी हालात का मैंने तस्करा किया कि हुकूमत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, पूरा मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, किसी भी चेंज का मुतहम्मिल नहीं है ये मुल्क, तो आप क्या समझते हैं इत्तेहादी जो दीगर इत्तेहादी हैं, काफ लीग हो गई या दूसरे हो गए, वो तमाम इस मामलात का फ़ायदा उठा सकते हैं और PTI पे मज़ीद प्रेशर बढ़ सकता है? देखिए, प्रेशर उन पर पड़े या न पड़े, हमें उससे मकसद नहीं है। हमें मकसद है अपने मुतालबात से, हमें मकसद है अपने मसाइल से। हमारे मसाइल बग़ैर प्रेशर के हल होते हैं, हल होने चाहिए। अगर इसके लिए हमें कोई कंप्रेसर लाना पड़ता है प्रेशर के लिए, या कोई ऑक्सीजन का प्रेशर लगाना पड़ता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें सिर्फ अपने गर्ज भी है, हमें अपने मुतालबात से, अपने मसाइल। अख्तर साहब, हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इत्तेहादियों को ज़्यादा खुश नहीं रख सके। अगर काफ लीग की बात की जाए, फिर आपकी बात की जाए, तो क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? क्या इमरान खान की नातजुर्बाकारी है? नातजुर्बाकारी में तो कोई शक नहीं। पहली बार उनको हुकूमत मिली है, और ये भी उनको पता नहीं कि हुकूमत किस तरह की जाती है। और बिलखुसूस आप जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कुछ और डेमोक्रेटिक फोर्सेस आती हैं आपके साथ, जो आपके साथ हाथ मिलाती हैं। उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनके मसाइल को कैसे सुना जाता है, उनको कैसे हल जाता है, ये तजुर्बा भी उनमें कम है। और उसके साथ साथ उनमें एक टीम वर्क भी है। उनकी अपनी पार्टी में, मैंने जिस तरह कहा कि जो कमेटियाँ बनी थी गई, इसका मतलब कि उनकी अपनी पार्टी में जो है ना, वो हम-आहंगी नहीं थी, जिसकी वजह से वो मसाइल को आगे नहीं ले जा रहे थे। टीम वर्क भी नहीं है, ना तजुर्बा भी है। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी अख्तर मिंगल साहब जो इमरान खान से? 2019 में जब बजट सेशन हो रहा था, उनसे मिल की, तो फिर बार रोड पे आपसे मुलाकात हुई थी। मुझे ये बताएं कि अब अगर बात की जाए, क्या मुज़ाकरात अब वज़ीर आज़म से होंगे या फिर कोई भी पार्टी का मेंबर उसमें शरीक हो? जैसे परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी बनाई गई, पहले भी ये कमेटियां बनाई गई हैं, तो उसको भी तस्लीम कर लिया जाएगा। आपने एक स्टेटमेंट तो दी है कि हम किसी भी पार्टी मेंबर से जो है मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। साथ आपने ये भी कहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस फैसला करेगी, मेरी ज़ात की हद तक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान अगर ख़ुद इस मामले में इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, हमने जो अपना हक अदा करना था वो अदा कर लिया। उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी तक तो हमने पहुंचा दिया। अब उनको भी ज़रा नीचे उतरना की ज़हमत करें। अच्छा, ये भी एक बात कही जाती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन आता है और ऐसी कोई मूवमेंट बनती है हुकूमत पे नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो BNP मिंगल कहाँ पे खड़ी होगी, ये भी ज़रा वाज़ेह कर दें। देखिए, यहाँ पे दो बातों का मैं वजाहत करना चाहूँ। एक तो अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुतहद जो नहीं है, रोज़ अव्वल से नहीं है। मैं नहीं कहता, आपके ऐवान में जो कुछ हुआ है आज दिन तक, वो खुद इस बात की गवाही देती है कि अपोजिशन मुतहद नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ पर, चाहे स्पीकर का वोट हुआ है वो अलग थे, चाहे प्रेसिडेंटशिप का वोट हुआ है वो अलग थे। मुख्तलिफ औकात में जो है उनका स्टैंड एक नहीं रहा है। अपोजिशन 3 जगहों पर है, वो कोई माने या ना माने, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, जो उस दिन असेंबली फ्लोर पर भी उसने मिनिस्टर ने कहा था, NFC अवार्ड में जो है नज़रसानी की जाएगी। तो कल कराची में भी प्राइम मिनिस्टर ने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के जो फिर एक इंडिकेशन दी है।
जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे और हमने उस वक्त भी कहा था ये सूबाई खुद मुख्तियारी काफ़ी नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिला माल गनीमत समझकर हमने कहा चलो उस पर गुजारो। अगर कोई उसको रोल बैक करने की कोशिश करता है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे कोई और हो, उसके लिए अगर अपोजिशन को हमारी ज़रूरत होगी हम सफ़े अव्वल के जो है में खड़े होंगे। अख्तर साहब, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान ना तजर्बाकार हैं। अगर ना तजर्बाकार हैं तो उन्हें कोई मशवरा दे दें, फिर सियासी मशवरा हो जाए आपकी जानिब। नेट प्रैक्टिस करते रहें, सीख जाएंगे सब। नेट प्रैक्टिस करते रहें, सीख जाएंगे। अख्तर मिंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत के इत्तेहादी जो उससे नाराज़ हैं उस पर वो बातचीत कर रहे थे और हमने उनसे सवाल पूछे कि क्या वजूहात बनी और बलूचिस्तान के अगर मसाइल पर अगर इमरान खान तवज्जो डालेंगे, उन्होंने कहा तभी जो है उनसे राज़ी हो जाएंगे और किसी ना किसी हद तक बात बन जाएगी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। इस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ PTI से शौकत बसरा साहब मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद होंगे और बात करेंगे कि वफाक और पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत आमने सामने है और कोरोना पे भी सियासत हो रही है और दीगर अहम मामलात बजट समेत वो सियासत की नज़र हो रहे हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक का इशू है, कराची वालों को बिजली नहीं मिल पा रही है, उस पर भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि इतने मुश्किल दौर में, इस वबा के दौर में भी हम देख रहे हैं कि वफाक और सिंध आमने सामने हैं। और ये जो बात मैंने ये कही है सिर्फ अभी से नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं। जब से कोरोना की वबा आई है दोनों में कंसेंसस हो नहीं पा रहा, दोनों कभी किसी इशू पर डिफ़र करते हैं और कभी कोरोना की इस वबा को ले लेते हैं तो NCOC में कुछ डिसाइड होता है, फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कुछ होती हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पे कभी जो है एतराज़ उठाया जाता है, कभी फुल लॉकडाउन पे एतराज़ उठाया जाता है। दोनों एक दूसरे की जो है लेग पुलिंग में मसरूफ़ हैं। एक जो आज इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला मैं दे के कहूँगा। उन्होंने कहा कि वफाक ने ज़्यादा बजट जो है वो तरक्याती कामों के लिए रखा है और जो है सेहत को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी सिंध ने दी है। तो इस पर मैं उस्मान सईद बसरा साहब से, क्योंकि वो हुकूमत में, उनसे पहले जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं कि सेहत के मामले पे एक तो सियासत भी हो रही है और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये सियासत वफाक की जानिब से की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये लगता है और अब मैं हमारी इससे बिल्कुल सीरियसली हम इस पे देख रहे हैं कि बिलावल की जो नापुख्ताकारी है सियासत के अंदर और अभी वो उनका जो बचपना है वो बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और उनको सिंध हुकूमत ने यानी कि सिंध की पीपल्स पार्टी ने उनको देश निकाला दे दी है। देखिए, जितनी वो बढ़के हैं, जितनी अदाकारी, जितनी कलाकारी यहाँ पे वो मरकज में आके करते हैं, कभी तालीम पे, कभी सेहत पे, कभी लॉकडाउन के ऊपर, मेरे ख्याल में इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं ना, वो जो इनको रोमन उर्दू में लिख के देते हैं, वो इनको बताने से कासर हैं कि सेहत, तालीम, लॉकडाउन, पुलिस, अमन व अमान का मसला जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है। इनको चाहिए कि ये सारे भाषण देने के लिए ये सिंध को मुंतखब करें, वहां जाके देखें कि सिंध के अंदर जो है तालीम का हाल क्यों बुरा है, वहां जाके देखें गधे क्यों बने हैं स्कूलों के अंदर, वहां जाके देखें कि सेहत का बजट क्यों नहीं है। बावले कुत्ते आज भी काट रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जहां से पीपल्स पार्टी का ज़हूर हुआ, लाड़काना को WHO ने एड्स के ऊपर आफत इलाका करार दिया हुआ है, वहां ये काम नहीं करते। वहां से उठते हैं, अपने स्क्रिप्ट राइटर को लेते हैं रोमन उर्दू में, यहाँ पे आके तो मरकजी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये सारे सब्जेक्ट उनको बताना चाहिए और उनकी इसी नापुख्ताकारी जो है वो सियासत के अंदर, उसकी वजह से उनको पीपल्स पार्टी ने देश निकाला दे दिया हुआ है। अब क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे और वो जो सूबाई सब्जेक्ट है उनको आके मरकज में मिक्स करते रहते हैं, इसलिए। और देखें ना, पीपल्स पार्टी के पास करने को सियासत रैक हो नहीं गई। ये यहाँ पे आके हमें बताएं कि हमने थर में उस्मान बसरा साहब वो कहते हैं कि बैंक जो है स्टेट बैंक से उन्होंने कहा कि बैंक हमने बंद करने हैं लॉकडाउन में नहीं करने दिए गए। अब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, वो भी उस तरह से मौसर नहीं है। हमने कहा कि ट्रेनें बंद करनी है, लेकिन ट्रेनें जो है रेलवे चलती रही और मुसाफिर आते रहे, जिसकी वजह से कोरोना फैल गया। तो उनके पास हर चीज़ का कोई ना कोई जवाब मौजूद है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो इनके ये हाथी के दांत हैं, ये खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। देखिए, जो नेशनल कमेटी ऑन कोरोना है, जो NCOC है, उसके अंदर इनके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं।
अभी आपको अगले रोज प्राइम मिनिस्टर ने बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया, ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा कि एनसीओसी के अंदर ये इनके चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, वहां बैठ के हर चीज से एग्री करते हैं, एक पेज के ऊपर आके बात करते हैं, एनडीएमए के साथ एक पेज से बात कर रहे हैं, जो ही वहां से निकलते हैं तो सियासत शुरू कर देते हैं। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि सिंध हुकूमत की नालायकी, सिंध हुकूमत की नातजर्बाकारी, सिंध हुकूमत की करप्शन और सिंध हुकूमत के अंदर बदनामी छुपाने के लिए इनके पास सिर्फ वफाद। ठीक हो गया। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर, सिंध हुकूमत की नालायकी वो करार दे रहे हैं इसे? मुझे तो यूँ लगा कि जैसे बसरा साहब कोई रिकॉर्डेड पुराना वही कैसेट है वो उन्होंने वो चला दिया था। सिंध हुकूमत ने कोरोना के मामले पे जो इनिशिएटिव लिए हैं दुनिया ने उसको तस्लीम किया, WHO के गाइडलाइंस पे वो काम कर रहे हैं। ये जो थर से लेकर फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के कोरोना के इश्यूज़ पे बात करने की, ये क्या कोरोना पे सीरियसनेस है, ये सियासत है? ये नहीं बता सकते कि जहाँ पे 7 साल 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और वहाँ पे सबसे कम टेस्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और NCOC के जो चेयर कर रहे हैं असद उमर, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके स्टेटमेंट्स में फ़र्क नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस तो इससे वाज़ह हो जाती है कि वो जब सिंध के दौरे के 3-4 माह के बाद जाते हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने के बजाय, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से रिपोर्ट लेने के बजाय वो अपने कारकुनों से मिल लेते हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, ये जो इनकी लड़खड़ाती हुई गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए MQM से तो वो मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के वबा के मुंह में जो है लोगों को धकेल कर अब वो कभी स्मार्ट लॉकडाउन का कर रहे हैं, कभी सिलेक्टेड लॉकडाउन के। चीफ मिनिस्टर से वो क्या वजह बनी? यही तो इनकी एक ईगो है या बेवकूफ़ी है ना, जो जब नायल हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सुबह शाम आकर ट्विटर पे बैठकर या बनीगाला में बैठे बैठे कोई लिखी लिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ने से कोई दाना नहीं बन जाता है। अब तक ये PTI वाले कहें कि हुकूमत में आने के बाद कौन सी अच्छी खबर उन्होंने दी है? ये माफिया का सरगना कौन है? माफियाज, चीनी माफिया में एक कमीशन बैठी, उसने रिपोर्ट दी और प्राइम मिनिस्टर ने वो अपने क्रोनीज को भगा दिया है। और एक कह रहे हैं कि एक चोर जो रंगे हाथों पकड़ा गया उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कहते हैं 85 से हम इंक्वायरी कर लेंगे। ये सीरियस है, किसी मामले पे ये सीरियस नहीं है। बसर साहब, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि ये वही कैसेट है जो कि दोबारा रिपीट होती रहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग ये बात करते रहते हैं। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि हमारे अस्पताल का जायज़ा ले लें और KP में जो अस्पताल है उनका जायज़ा ले लें, आपको वाज़े पता लग जाएगा कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं अस्पताल और KP के अस्पतालों की क्या हालत है वो आप बाखूबी जानते हैं। देखिए ज्ञानचंद साहब जो है ना, ये इनका ज्ञान जो है ना मेरे ख्याल में ये भुट्टो खानदान से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि ये सेनेटर हैं और ये मरहूम मिन्नत हैं, इनकी सीट जो है वो पीपल्स पार्टी की। अब ज्ञानचंद साहब तो ये कहने से रहे कि जो जरदारी साहब का बेटा है वो बहुत ही नातजर्बाकार है। अब देखिए ज्ञानचंद साहब मेरे भाई हैं, हमारे साथ अक्सर टेलीविजन पे आते हैं, अच्छी बात करेंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी होगी, वरना ये गुलाम इतने गुलाम वाली गर्दिश में घूमते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि लिखी लिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जरदारी साहब के बेटे करते हैं या इमरान खान करते हैं? अब अगर ये फर्क ही किसी को पता नहीं हो, टेलीविजन बैठ के उन लोगों को गुमराह करे। अब इससे भी आगे चलें, आज जो उन्होंने अपनी जरदारी साहब के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर जो उन्होंने एक बात करी वो बड़ी जबरदस्त है, जिसका भी आपने शायद हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने सिंध को मिसाल बना दिया है, ठीक है जी, और सिंध वाकई मिसाल बन गया है। सिंध रवांडा के लिए, बुरुंडी के लिए और इस तरह सेनेगल के लिए, जो जितनी भी अफ्रीका की 4 कंट्री हैं, वहाँ मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि अगर हमने बदनवानी और करप्शन न छोड़ी तो हम कहीं सिंध न बन जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। दादा अब इनके पास देखिए ना, ज्ञानचंद साहब को चाहिए कि ये स्टैट्स बताएं। अब मसला देखिए क्या है, अगर आप अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं जिसकी हुकूमत ने 2000 अरब डॉलर की सब्सिडी दी है। बस साहब, जब WHO की बात करें तो वो पीपल्स पार्टी ये भी कहती नजर आती है ना कि आपने WHO की हदायत पे कौन सा अमल कर लिया। आप WHO ने कहा था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, फिर 2 हफ्ते नरमी करें, आप उस लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए। देखिए मैं कमर आपकी खिदमत में कर्ज करूं, WHO ने किसी मुल्क के स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किए हैं। पंजाब को खत लिखा है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? पंजाब को खत लिखा है, आप पंजाब से ताल्लुक है आपका। मैं वही कहने लगा हूँ, किसी मुल्क के स्पेसिफिक उन्होंने कोई हदायत जारी नहीं की है। पंजाब के अंदर जो लाहौर में इंक्रीजिंग नंबर हैं, उसके ऊपर WHO ने अपनी विजडम को शेयर किया है और उसको हमने देखे, जो हमने शेयर किया है, हमने सिलेक्टिव लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं।
लिहाजा ये है कि ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। WHO की स्टैंडिंग SOPs के ऊपर पूरे पाकिस्तान में अमल करवाने की कोशिश की गई है और जिस हद तक अमल हुआ है आपके सामने है वो। ज्ञानचंद साहब, आपने हेल्थ पे तो काफ़ी बजट रखा है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन बात करें अगर नए प्रोजेक्ट शुरू करने की, कराची की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि 1243 अरब जो है आपने टोटल बजट में से सिर्फ 3 अरब 25 करोड़ रुपए रखे हैं कराची के लिए, और उसमें भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा। वाई? देखिए, वर्ल्ड बैंक से जो आपको कराची कमा के दे रहा है, आपको पता रेवेन्यू K4 पे हो रहा है, इस 3 के प्रोजेक्ट्स पे हो रहे हैं। उसके बाद जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे उनका भी कराची के लिए रखे गए। लेकिन कराची और बाकी सिंध में आप तफरीक क्यों करते हैं? बसरा साहब जो कह रहे हैं, बिलावल साहब को लिखी लिखाई, बिलावल साहब ऑन द फ्लोर आकर अवाम का आवाज़ उठा रहे हैं जो दुनिया देख रही है। इमरान खान को क्या तकलीफ होती है पार्लियामेंट में आते हुए, बात करते हुए? क्योंकि उनके वर्ड्स उनके दिमाग के साथ साथ नहीं दे रहे। उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं। आप कराची की बात करते हैं, 162 अरब रुपये जो PTI ने ऐलान किए थे वो कराची के उन्होंने दिए। फिर ये NFC अवार्ड पे ये कट लगाते हैं। 229 अरब जो है इनके कमिटेड जो थे सिंध गवर्नमेंट को, वो उन्होंने नहीं दिए। ये बात करते हैं कि भाई सिंध के कुत्ते काटने की एक खबर चलाकर उसको चलाते रहते हैं। थरपारकर की बात करते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि थरपारकर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो हॉस्पिटल है या तालका हेडक्वार्टर्स की हॉस्पिटल है, खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हॉस्पिटल से आप कंपेयर करें, बेहतर मिलेगा। आई विल डिफर हियर कि वो कुत्ते काटने वाली बात सच है, वैसे सच है। वैक्सीन नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास वो इदारा है वैक्सीन प्रोवाइड करना, इनकी जिम्मेवारी बनती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कुत्ते काटने की वैक्सीन की लेबोरेटरी नहीं है। वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और ये दवाएं प्रोवाइड नहीं कर रहे। इन दवाओं की क्या बात करते हैं? बाकी दवाइयाँ कहाँ अवेलेबल है? पूरी की पूरी इनकी माफियाज ने छुपा के रखी हुई हैं। 2000 की 20,000 में बेच रहे हैं, 20,000 की 2 लाख में बेच रहे हैं। और इनका कौन सी रेट इस गवर्नमेंट की रह गई है बाकी? खान साहब कहते हैं जब तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। क्या डायरेक्ट इलेक्शन? कौन से डायरेक्ट इलेक्शन होने? क्या इमरान खान के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाए क्योंकि उनकी ख्वाहिश है? ये सिलेक्शन में तो आ सकते हैं लेकिन इनकी ख्वाहिशात पे पूरा मुल्क उनके पीछे नहीं चल सकता है। वो ये कहते हैं कि आप लोग सिंध कार्ड खेलते हैं ना, कराची को निकाल के। क्या सिंध कार्ड खेला जाता है? कराची हमारा है। कराची में ज्यादा लोगों ने वोट किया PTI को, PTI के वहां पे। डेमोक्रेसी का तो यही होता है ना कि भाई तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, कराची में जो काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज आप देखें ड्रेनेज पे 13 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए वहाँ पे। 13 साल हुए तो डेवलपमेंट भी नजर आ रही है ना। सरकारी बसें नहीं चली हैं। काम पे अच्छा नहीं, सरकारी बसें नहीं चली हैं। सरकारी बसें क्यों नहीं चली हैं? आप लोगों ने मुताद्दिद बार ऐसे स्कीमों का ऐलान किया, 12 चलेंगी, अब 14 चलेंगी, एक भी सरकारी बस नहीं चलेगी। जिस तरह से हमारे PTI के दोस्त बगैर सोचे समझे छोड़ देते हैं, इस तरह से हम बात नहीं करते। हमने जो काम किए हैं वो गिनवा रहे हैं। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतरीन है, हॉस्पिटल्स बेहतरीन है। पूरे सिंध की जो हॉस्पिटल्स है उसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं और वहाँ पे इलाज करवाते हैं। क्या अगर खराब सर्विसेज है तो ज्ञान साहब ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ना, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा? स्टेट ऑफ आर्ट को आप रहने थे, लेकिन कराची को किसी मेगा सिटी से आप कंपेयर करेंगे तो कम से कम ये BRT से खुदा अब जो पेशावर है उससे तो बेहतर है ना। जी उस्मान सईद बसरा साहब, जब भी ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है तो BRT का नाम ज़रूर आता है। तो पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि वफाक क्या कर रही है, और अगर बात की जाए खसूसन KP की, जहाँ से आप पहले भी हुकूमत करते रहे, वहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लिया? BRT की बात करें तो वो खुदी हुई रोडें हैं, नई टाइमलाइन दी जाती है, कोर्ट आपको फिर कवर फराम कर देती है, किसी ना किसी तरह से बच जाते हैं। ये तमाम मामला तो इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा देखिए, अब मसला ये है कि क्योंकि थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि टॉक शोज के अंदर होता ये है कि मैंने तो गवर्नमेंट को डिफेंड करना है और ज्ञानचंद साहब ने हर सूरत इन्होंने पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना है। लेकिन लोग फैसला करेंगे कि जो बात की जा रही है वो सही है कि गलत है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है और सियासी विजडम रखने वाला एक आम सा तालिब इल्म भी जानता है कि कराची के साथ पीपल्स पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। कराची को बिलखुसूस इन लोगों ने हमेशा उसके ऊपर मुखालफत की है। जो वहाँ तरक्की हुई वो बल्दियाती निज़ाम के अंदर MKM के दौर के अंदर हुई, और उसमें भी तरक्की सिंध की कम हुई और दुबई की और लंदन के अंदर ज्यादा हुई। लेकिन इनका तो कराची में कोई लेन देन ही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन। वफाक और सिंध आमने सामने, और दोनों के रहनुमा जो है हमारे साथ
मौजूद हैं और दोनों में बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हो रही है। वी विल राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। और एक और बड़ा जो है अहम मामला है कि बैरून मुल्क जो हैं फ़्लाइट्स, उस बैरून मुल्क के हवाले से फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं और बड़ी ज़रूरत थी इन फ़्लाइट्स के ओपन होने की, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क फंसे हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं। इस पर भी बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की कराची में लोड शेडिंग का इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस लोड शेडिंग के इशू की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। गर्मी का जोर बढ़ रहा है, वहाँ पे लोड शेडिंग बढ़ाई जा रही है उन्हीं कुछ इलाकों में और लोग परेशान हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पीपल्स पार्टी इस पर तवज्जो देगी कि इलेक्ट्रिक से कोई मामला तय करेगी। कब तक ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? अभी तो गर्मी सही तरह और आ रही है, जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी तरह हालात रहे तो लोग तो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। देखें, पहले से काफ़ी हैं। कराची के लोड शेडिंग का जो इशू है या कि इलेक्ट्रिक का जो इशू है, ये बहुत पुराना इशू है। उसमें जिस टाइम पे भी ये प्राइवेटाइज हुई, उस पर क्या टर्म्स और कंडीशंस हुए उन पे अमल नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि कराची के हालात कुछ ऐसे रहे जिसमें उनके रिकवरीज़ के बड़े बड़े इश्यूज थे जो अभी तक भी काफ़ी एरियाज़ में हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो काम बिजली की पैदावार पे किया वो पीपल्स पार्टी ने किया। फिर उन्होंने हमारे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को खड्डा लाइन किया। अगर जो थर कोल अभी बिजली दे रहा है, ये अगर चलता रहता और उसको ख़त्म नहीं किया जाता, ये 88 में बेनज़ीर साहबा ने उसको 93 की गवर्नमेंट में उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो आज हमारे यहाँ बिजली का कोई इशू नहीं होता। ये कहते हैं महंगा सस्ता, जिस रेट पे उस टाइम पे डिसाइड हुआ था वो अगर बंद करे। बिजली चोरी का आ रहा है जिस वजह से ये तमाम मसाइल पेश आ रहे हैं। बिजली चोरी तो हुकूमत ने रोकती ना, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हुकूमत के पास हैं। अगर नहीं रोकेगी तो इलेक्ट्रिक क्या कर सकती है? मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वहाँ पे जो ये इश्यूज हैं इनको सेटल करना अकेले तो इतना बड़ा माफिया बना हुआ था एमक्यूएम, जो अभी इनकी इत्तेहादी थी, वो किसी को गवर्नमेंट के फोर्सेस को घुसने नहीं देती थी। वहाँ पे आप कैसे अमल कराते? अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं तो फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो राइवल बोलते थे कि एमक्यूएम वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे, वो तो अब बड़े याराने चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एक कंपनी बनाकर उनके यूनियन काउंसिल तक काम कर रहे हैं। जब तक हम सिंसियरली काम नहीं करेंगे, मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ, बसरा साहब तो फिर वही कैसेट लगा देंगे। सीरियसली जब तक हम इन लोग जो वायदे करते हैं, जो बातें करते हैं, उस पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन पे ये तो एतमाद गवा चुके हैं। जरूर है, अगर कराची की बात की जाए तो अमल कोई नहीं किया। इशू को क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है? किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? लोग परेशान हैं सर, बिजली नहीं है। अच्छा कंबर, देखिए दोबारा से मैं कहूँगा, देखिए अभी आपने कराची की जो दिलखराश मामला का जिक्र किया है, कोई शक नहीं कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। कराची के अंदर जो है वो ट्रैफिक के मसाइल हैं, कराची में सांस लेना मुश्किल है। कराची कह लें कि मसाइलिस्तान है, लेकिन उसको सिंध हुकूमत करने वाले एक साहब जो हैं, उनके तर्जुमान आपके पास बैठे हैं और वो कह रहे हैं किस कदर अफसोसनाक उनकी स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जी एमक्यूएम तो वहाँ किसी को घुसने नहीं देती थी। भाई अगर आपने हाथों में पहनी हुई है, आपने तो 4-5 दफा सिंध के अंदर हुकूमत की है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टाफ है। आप अगर उठाते हैं को चेयरमैन को जो अपनी वालदा की वसीयत पे आके बन गया और वफाक में आके इमरान खान के ऊपर आप चढ़ाई करते हैं, उस दिनों के अंदर जब ये अभी मान गए हैं कि ये कराची में घुस नहीं सकते थे, और ये माने ना आपके प्रोग्राम के अंदर इन्होंने, उस वक्त भी इमरान खान अपनी पार्टी को लेके 9-0 गए और वहां से जाके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को वहां पे लेके गए, वहां शुरू किया। वहां हमारे कारकुनों के ऊपर हमले हुए, तशद्दुद हुए, हमने पर्चे बर्दाश्त किए, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ा। ये तेरा भी पाकिस्तान के आज के वजीर आजम के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सर जाता है। इन्होंने सिंध के अंदर ये मुका किया हुआ था कि एमक्यूएम से डरते हुए सिंध में नहीं घुसते थे, मीरपुर खास में नहीं घुसते थे, हैदराबाद और सकर में नहीं घुसते थे, और उसके अलावा सिंध उन्होंने इनके हवाले किया हुआ था। ये बिल्कुल एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। ये हुकूमत करेंगे सिंध के ऊपर, लेकिन कराची से बार बार
इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये भी आपके सामने मान भी गए हैं, ये हाथी के दांत हैं। इन जमातों ने, सियासी जमातों ने, नाम नेहाज सियासी जमातों ने पाकिस्तान का पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगाया। इधर मर्द दरवेश इमरान खान वज़ीर आज़म बना है तो इनको फिर पता चला है कि ये तो पाकिस्तान में करप्शन और पाकिस्तानी का दौर ही खत्म होने लगा है। तो अब आप देखें ना, मान गए आपके साथ ये कंबल आपके शो की सबसे अहम बात है कि पीपल्स पार्टी जो वहां पे 4-5 दफा उन्होंने वहां पे दिन में हुकूमत की और मुसलसल वहां पे इक़्तिदार के अंदर हैं, कहते हैं कराची में उन्हें घुसने को नहीं देता था। अब देखिए ये सूरत हाल थी। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि टाइगर फोर्स जो है ना रिकवरीज में जरा काम करेगा। मेरा होल्ड करें ज्ञान साहब, आज पाकिस्तान को आजाद करवाया है खौफ से इमरान खान ने। पाकिस्तान को सियासी शराफियत आजाद करवा रहा है इमरान खान। पाकिस्तान के माफिया को जिनके सामने ये पीपल्स पार्टी के बड़े साहब वो कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स जो है इसमें कोई किरदार अदा करेगी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला, टाइगर फोर्स इनके हवास पे सवार है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा एक दूरंदेश हाथी जिसका नाम इमरान खान है, उसने पाकिस्तान के नौजवानों को तरगीब दी है कि बिला तफरीक किसी सियासी जमात से एफिलिएशन के वो आए और नजर नहीं आ रहे, मसला ये है मदद करें। जी वो नजर नहीं आ रहे हैं बसरा साहब, हमें कहीं पे काम करते हुए। और बसरा साहब जो इमरान खान के वायदे से उसका इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ। आप जरदारी साहब की अहमियत उतारेंगे, आप बिलावल की अहमियत उतारेंगे, आप बाजवानी की अहमियत उतारेंगे, आप तस्सुब की अहमियत उतारेंगे। हम तो वो चीनी चोरों को ढूंढ रहे हैं, हम तो वो जो IMF से कर्जे लेने पे सुसाइड करने वाले बंधु को ढूंढ रहे हैं। हम तो ढूंढ रहे हैं कि ये जो महंगाई खत्म होगी उसको ढूंढ रहे हैं। हम तो जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान जो पहले वायदे किया करते थे वो कौन सा वायदा पूरा हुआ है। ज्ञानचंद साहब अगर टाइगर फोर्स कार्य कुछ नहीं देगी तो पीपल्स पार्टी और नून के हवाले से क्यों सवार है? पीपल्स पार्टी और नून को तो आपने जेल के हवाले कर दिया, वो केसेस को भुगत रहे हैं। आप अपनी बात करें 2 साल में किया क्या है? सवाए महंगाई के, सवाए झूठ के, सवाए लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाने के, आपने किया क्या है? नहीं ये शोर मत कीजिए आप। हम शोर नहीं कर रहे, हम चीख रहे हैं। जो इमरान खान ने कहा था कि मैं चीखें निकालूंगा, हमारी चीखें निकल रही हैं हम लोगों की। टाइगर फोर्स आपके हवास पे सवार है और टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला आपके हवास पे सवार है। बसर साहब लेट्स चेंज द टॉपिक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये जो परवाज़ें खुली हैं गैर मुल्कियों के लिए बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, ये कब तक खुली रहेंगी और इसमें परवाज़ें जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, पाकिस्तानी भी जा सकते हैं और गैर मुल्की भी आ सकते हैं? इसके हवाले से थोड़ी क्लियरेंस चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कमर इसमें यह है कि इसमें विजडम ऑफ द गवर्नमेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि हमारे खास तौर पर जो मेहनत कश और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान दुनिया के अंदर काम करते हैं, कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल करंट चल रहा है, मुआशी सूरत अबतर है, तो बहुत से लोग अपनी अभी जॉब्स नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आ जाए। लेकिन क्योंकि स्पेस बंद है, तमाम किस्म का जो बैनुल-अक़वामी सफर है वो बंद है, उसको खोला गया है ताकि पहले एक फेज के अंदर हम उन लोगों को जो पाकिस्तान डेस्परेटली आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान से बाहर हैं, हमें अपने पाकिस्तानी बड़े अजीज हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने खोला कि पहले वो वापस आए। ऐसे जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो गैर मुल्की पाकिस्तान में स्टक हैं वो जा भी सकते हैं, इसलिए एक चांस दिया जा रहा है ताकि लोग जो अच्छा बसर साहब ये सिर्फ इस हद तक है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो वापस आ जाएं और यहाँ पे जो गैर मुल्की फंसे हैं वो वापस चले जाएं, यानी आम ट्रैवलिंग के लिए ये ओपन नहीं है अभी? स्पेशल फ्लाइट नहीं कि कमर आम ट्रैवलिंग के लिए भी ओपन है, लेकिन प्रेडोमिनेंटली जो इसमें हमने इसको खोला है इसलिए खोला है कि जो हमें तकलीफ है अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ पे स्टक हैं और जो मिलियंस के अंदर पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको ये सहूलत दी है। बसर साहब इफ आई वांट टू ट्रैवल समवेयर राइट नाउ और मतलब फिर मैं जा सकता हूँ और उस पर कोई ये तो नहीं है कि 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, क्योंकि लोग ये इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं ट्रैवल करने बाहर जा सकता हूँ, जो मुल्क खुले और वापस आने पे कोई पाबंदी ये ना हो कि दोबारा से बंद हो जाए, ये तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दें। कंबर इस पे कोई पाबंदी नहीं है बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल जा सकते हैं। लोग यहाँ से बैरून मुल्क जा रहे हैं, उसके लिए जो है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए कुछ SOPs का निफाज है, वो ये है कि जहाँ से फ्लाइट जा रही है वहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग है और जहाँ पे वो लैंड कर रही है वहाँ पे उसकी एडवांस में आपके टिकट के साथ उसका टेस्ट जो है उसका पहुँच जाता है। इसलिए जब पाकिस्तान में भी लोग आएंगे तो अब उनको गवर्नमेंट जो है वो क्वारंटाइन नहीं करेगी। ज्ञान साहब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, आप कमेंट्स करते हैं ताकि फिर मैं
प्रोग्राम मैं देखो ना, इस मूव को अच्छा समझता हूँ। हमारी डिमांड थी कि हमारे जो भी पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए उनको लाया जाए, लेकिन एसओपीस पे अमल करके फिर उनको घरों की तरफ तक छोड़ा जाए। ताफ्तान पे भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि ये गलती नहीं की जाती तो इतना कोरोना नहीं फैलता। अभी भी अगर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद उनको टेस्ट करके अपने घरों तक जाने दिया जाए। जिस बात पे ये नहीं अमल कर रहे हैं ये और कोरोना को फैलाने का सबब बनेगा। यानी यू आर सेइंग कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की ओपनिंग है इट्स अ गुड मूव, या लेकिन विथ एसओपीज। तो with एसओपीज SOPs हैं, आप उन्होंने उनको क्वारंटाइन करें 15 दिन के लिए, एयरपोर्ट से जाने से पहले उसको टेस्ट करें कि जो नेगेटिव आते हैं उनको घरों तक जाने दें। आप जो जब वो घरों तक बाहर से कोई भी आता है, हमारे रवायात हैं उसमें लोग मिलने आते हैं जिससे ये फैलता है, उसको रोकने के लिए वैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लॉकडाउन्स कर रहे हैं और इन लोगों को हम छोड़ दें ऐसे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हमारे साथ थे। विफाक और सिंध आमने सामने हमने इस पर डिबेट की। हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को खोला जाए ताकि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यहाँ फंसे हुए हैं और पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं वो आ सकें, और यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं वो भी जा सकें। जो हमारे साथ मौजूद थे उस्मान सईद बस्रा साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी ऐसे मुल्क जहाँ पे जिसकी सरहद खुली हुई हो, जिसके बॉर्डर्स खुले हों और ऐसे एसओपीज़ के साथ वो ट्रैवल होगा और आपको बिल्कुल इजाज़त होगी। और इन नियर फ्यूचर वो कह रहे हैं कि ये फ़्लाइट्स का स्केड्यूल जो है ये और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ये बंद होने नहीं जा रहा है। तो हुकूमत ने पहले लॉकडाउन में नरमी की, उसके बाद फिर ये इकदाम उठाया और अपोजिशन जो है वो इस इकदाम के हवाले से कह रही है कि ये अच्छा इकदाम है, और लेकिन एसओपीज़ को इसमें ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। विफाक और सिंध को चाहिए कि दोनों आपस में कंसेंसस के साथ कोई भी पॉलिसी बनाएं, और दोनों कंसेंसस के साथ जब पॉलिसी बनाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो ये वबा जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।